मैं नीता हूँ, 64 साल की, रिटायर्ड बैंक मैनेजर। जिंदगी भर लोगों के पैसे संभाले, फिर अपना घर भी उसी हिसाब किताब से चलाया। किस महीने कितना खर्च होगा, कौन सी एफडी कब मैच्योर होगी, कहाँ टैक्स बचेगा कहाँ नहीं, ये सब मेरे लिए कभी मुश्किल नहीं रहा। मुश्किल हमेशा लोग रहें, खासकर अपने लोग। बैंक में तो कम से कम सामने वाला फॉर्म भरकर आता था। घर में लोग रिश्ते लेकर आते हैं और हाथ फैलाकर बैठ जाते हैं, जैसे तुम्हारी मेहनत पर उनका जन्मसिद्ध अधिकार हो। रिटायरमेंट के बाद मेरी सुबहें बहुत सीधी थीं। चाय, अखबार, थोड़ी वॉक, फिर घर के छोटे मोटे काम। महीने की पहली तारीख को मैं अब भी बैठकर अपना पूरा हिसाब लिखती हूँ। कितनी पेंशन आई, कहाँ खर्च हुआ, कौन सी एफडी अगले साल तक नहीं छूनी, सब कुछ। मेरे लिए पैसा सिर्फ पैसा नहीं है, वो मेरी नौकरी के 30-35 साल हैं। वो दिन हैं जब मैं बुखार में भी शाखा पहुंचती थी। वो रातें हैं जब पति के जाने के बाद अकेले बैठकर सोचा था कि डरना नहीं है, अपने पैरों पर टिके रहना है। मेरे छोटे भाई सुनील का फोन एक शाम आया। आवाज में वही पुराना मीठापन था, जो वो सिर्फ तब निकालता है जब उसे कुछ चाहिए होता है। पहले इधर उधर की बातें की, फिर बोला, दीदी, रोहित का बहुत अच्छा मौका आया है। लंदन में एडमिशन हुआ है, बस थोड़ा सा फंडिंग गैप है। मैंने पूछा, कितना थोड़ा? वो हंसने लगा, जैसे रकम नहीं, चाय के 2 कप मांग रहा हो। फिर बोला, आप तो जानती ही हैं, बाहर की पढ़ाई में खर्चा तो होता है, पर बच्चे का भविष्य बन जाएगा। मैंने सीधा सवाल किया, कोर्स क्या है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, स्कॉलरशिप मिली, लोन के लिए अप्लाई किया? उधर 2 सेकंड चुप्पी रही। फिर बोला, दीदी, आप बैंक वाली तरह मत सोचो, बच्चा है, उसका मन टूट जाएगा। बस वहीं मुझे समझ आ गया कि मामला पढ़ाई से ज्यादा दिखावे का है। जो परिवार शुरुआत ही भावनाओं से करे, वो आम तौर पर कागज दिखाने की हालत में नहीं होता। 2 दिन बाद भाभी पूनम का फोन आया। उसकी आवाज में मिठास कम, दबाव ज्यादा था। दीदी, आप तो जानती हैं, आजकल समाज में कितना देखना पड़ता है। सबके बच्चे बाहर जा रहे हैं, हमारा रोहित पीछे रह गया तो लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा, लोग उसके मार्कशीट भी देखेंगे क्या, या सिर्फ एयरपोर्ट की फोटो? मेरी बात उसे लगी, ये मुझे उसकी सांसों से समझ आ गया। बोली, आपको तो हर बात में ताना मारना है, अपने ही भतीजे के लिए दिल नहीं पिघल रहा? दिल पिघलने की बात सुनकर मुझे हंसी आई। जब रोहित के लिए नई बाइक ली गई थी, तब किसी का दिल मेरी तरफ नहीं पिघला था कि लड़का कमाने लगा है क्या। जब हर दूसरे महीने उसका नया फोन आता था, तब किसी ने नहीं पूछा कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। और अब जब बाहर पढ़ाई का शौक चढ़ा, तो सबको मेरी एफडी याद आ गई। रविवार को मुझे सुनील के घर बुलाया गया। कहा गया, बस परिवार में बैठकर बात करनी है। मैं गई तो देखा, परिवार में बात का मतलब था पूरा पंचायत बैठा हुआ है। सुनील, पूनम, रोहित, बड़ी भाभी रितु, 2 दूर के रिश्तेदार, सब लोग ड्राइंग रूम में ऐसे बैठे थे जैसे मेरे आने का ही इंतजार कर रहे हों। चाय आई, नमकीन आया, फिर असली मुद्दा भी आ गया। रोहित बड़ी आराम से सोफे पर फैलकर बैठा था। चेहरे पर वो बेचैनी नहीं थी जो किसी मेहनती बच्चे में होती है। उसमें अधिकार था, जैसे टिकट बस मेरे साइन का इंतजार कर रहा हो। सुनील ने गला साफ किया, दीदी, आप तो हमारी बड़ी हैं। हमने सोचा परिवार के बच्चे के लिए परिवार ही खड़ा होता है। मैंने कहा, बिल्कुल। पहले ये बताओ, तुम लोग कितना लगा रहे हो? कमरे में फिर वही चुप्पी। पूनम ने तुरंत बात घुमाई, हमने अपनी तरफ से बहुत कुछ किया है, अब थोड़ा हाथ आप भी बढ़ा दो। मैंने पूछा, थोड़ा कितना? तब रोहित पहली बार बोला, बुआ, आप एफडी तोड़ दो ना, बाद में देख लेंगे। उस बाद में देख लेंगे में जितनी बदतमीजी थी, उतनी शायद शब्दों में नहीं थी। मैंने उसे देखा और बस इतना कहा, बाद में क्या देख लोगे? वो हंस दिया, अरे बुआ, मैं सेट हो जाऊंगा ना, फिर सब हो जाएगा। जैसे जिंदगी कोई इंस्टाग्राम रील हो, पहले विदेश, फिर फोटो, फिर सेट। बीच में रितु भाभी ने मेरा हाथ दबाकर कहा, नीता, पैसे साथ थोड़े ना जाते हैं, अपने ही काम आए तो पुण्य मिलता है। मुझे ऐसे लोगों से हमेशा दिक्कत रही है, जो दूसरे की जेब को धर्म से जोड़ देते हैं। मैंने हाथ खींच लिया। तभी पूनम ने आखिरी हथियार निकाला, सीधी बात है दीदी, अगर आपने मदद नहीं की ना, तो बहुत बुरा लगेगा।
लोग यही कहेंगे कि इतनी एफडी रखकर बैठी हैं और अपने सगे भतीजे के काम नहीं आई। मैंने कमरे में सबके चेहरे देखे। किसी को रोहित के भविष्य की चिंता नहीं थी, सबको अपनी इज्जत की चिंता थी। लंदन की पढ़ाई कम, व्हाट्सएप स्टेटस ज़्यादा दिख रहा था। और सच बताऊं, ऐसी फैमिली पॉलिटिक्स अगर आपने भी झेली है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रहिए, क्योंकि हमारे घरों में ड्रामा कभी ख़त्म नहीं होता, बस किरदार बदलते रहते हैं। मैंने उस दिन ना नहीं कहा, हाँ भी नहीं कहा, बस अपना पर्स उठाया और बहुत शांति से बोली, ठीक है, मैं सोचकर बताऊंगी। पूनम के चेहरे पर जीत वाली मुस्कान आ गई। रोहित ने फ़ोन उठा लिया, जैसे टिकट लगभग बुक हो चुका हो। सुनील ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा उन्होंने मुझे घेर लिया है, जैसे हमेशा से करते आए थे। मैं बाहर निकली, सीढ़ियां उतरी और नीचे गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते मेरे अंदर कुछ बिल्कुल साफ हो चुका था। इन्हें पैसे नहीं चाहिए थे, इन्हें मेरा झुकना चाहिए था। इन्हें मेरी कमाई नहीं, मेरी सीमा तोड़नी थी। और उसी पल मैंने तय कर लिया, इस बार मैं सिर्फ मना नहीं करूंगी, इस बार जवाब ऐसा दूंगी कि इनके लोग क्या कहेंगे का मतलब हमेशा के लिए बदल जाएगा। उस रात मैं घर आकर सीधे अपने स्टडी टेबल पर बैठ गई। सामने मेरी एफडी की फाइलें रखी थीं, पर पहली बार मुझे रकम नहीं, लोगों के चेहरे दिख रहे थे। वही लोग जो हर मौके पर मुझे घर की बड़ी कहकर आगे कर देते थे, लेकिन इज्जत कभी उतनी नहीं देते थे जितनी जिम्मेदारी थमा देते थे। मैंने पानी का गिलास उठाया, एक घूंट लिया और अपने आप से सिर्फ एक बात कही, नीता, इस बार भावनाओं में नहीं, सबूत में सोचना। बैंक की नौकरी ने मुझे एक आदत सिखाई थी, जब कोई कहानी बहुत मीठी लगे तो उसके नीचे का हिसाब जरूर देखो। अगले 2 दिन मैंने किसी का फोन नहीं उठाया। सुनील के 3 मिस्ड कॉल, पूनम के 5, रितु भाभी के 2 और रोहित का 1 ने सजाया, बुआ, टाइम बहुत कम है, प्लीज डिले मत करना। मुझे उस प्लीज से ज्यादा उसके आदेश वाले लहजे ने चुभा, जैसे मैं कोई एटीएम मशीन हूं जिसमें कार्ड डालो और पैसा निकल आए। मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने अपनी एक पुरानी जान पहचान निकाली। बैंक के दिनों में कई एजुकेशन लोन प्रोसेस किए थे, कई एजेंट, कई कंसल्टेंट, कई दस्तावेज देखे थे। नाम सुनते ही मुझे अंदाजा हो गया था कि कहानी सीधी नहीं है। मैंने चुपचाप पता करवाना शुरू किया। जितना पता चला उतना सुनकर मुझे गुस्सा कम, घिन ज्यादा आई। जिस कोर्स को लंदन का गोल्डन मौका बताकर मेरे सिर पर रखा जा रहा था, वो कोई नामी गिरामी डिग्री नहीं थी। फीस आसमान पर, कोर्स की साख नीचे। ऊपर से रोहित का एकेडमिक रिकॉर्ड भी ऐसा नहीं था कि कोई उसे देखकर बोले, हाँ, इस बच्चे में आग है। स्कॉलरशिप कुछ नहीं, लोन की कोशिश आधी अधूरी। और सबसे मज़ेदार बात, पासपोर्ट बनते ही लड़के ने अपने दोस्तों में ऐसे हवा बांध रखी थी जैसे विदेश जाना पक्का हो चुका हो, बस घर वाले फंड रिलीज करें। मतलब मेहनत बाद में, ऐलान पहले। फिर मैंने दूसरी तरफ का हिसाब देखा। सुनील की हालत इतनी भी बेचारी नहीं थी जितनी मुझे दिखाई जा रही थी। पिछले साल ही पूनम ने घर में नया मॉड्यूलर किचन लगवाया था। रोहित के लिए बाइक ली गई थी। 2 फैमिली फंक्शन में ऐसे पैसे उड़ाए गए थे जैसे कोई फिल्म का सेट लगा हो। रिश्तेदारों के सामने ब्रांडेड कपड़े, महंगे गिफ्ट, होटल वाले बर्थडे, सब चलता रहा। और अब जब असली खर्चा सामने आया तो सबको मेरी एफडी याद आ गई। मुझे पहली बार नहीं, पर इस बार बहुत साफ समझ आया कि इनके घर में ज़रूरत आखिर में आती है, शान पहले। तीसरे दिन रितु भाभी का फ़ोन आया। मैंने उठाया। उधर से मीठी सांस लेकर बोली, नीता, इतना दिल छोटा मत करो। बच्चा है, गलती हो जाती है, पर तुम तो समझदार हो। मैंने कहा, समझदार हूं, तभी तो समझ रही हूं। वो हल्का सा हंसी, फिर असली बात पर आई। देखो, मोहल्ले में बात निकल गई है। सब पूछ रहे हैं कि लंदन का क्या हुआ। अब अगर तुमने हाथ पीछे खींच लिया तो लोग गलत मतलब निकालेंगे। मैंने पूछा, गलत मतलब क्या? वो बोली, यही कि तुम्हें अपने भाई के घर से लगाव नहीं। मैंने बहुत शांति से कहा, लगाव बैंक बैलेंस देखकर नहीं मापा जाता भाभी। उधर कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर फोन कट गया। मुझे पता था अब मेरे बारे में कहानी घूमनी शुरू हो जाएगी। और वही हुआ। शाम तक 2 और रिश्तेदारों के फोन आए। एक ने सीधे पूछा,
तुम्हारे बाद पैसा जाएगा किसके पास? दूसरे ने कहा, बच्चे तो हैं नहीं, कम से कम भाई के बेटे का ही भला कर दो। ये वो वाक्य होते हैं जो बाहर से सामान्य लगते हैं पर अंदर सीधा अपमान करते हैं। जैसे बिना बच्चों वाली औरत की कमाई अपने आप सार्वजनिक संपत्ति बन जाती है। जैसे उसकी ज़रूरतें, उसका बुढ़ापा, उसकी सुरक्षा, उसकी इच्छा सब कम महत्व की चीज़ें हों। मैंने फ़ोन रखा और बहुत देर तक खिड़की के पास बैठी रही। दुख इस बात का नहीं था कि वो पैसे मांग रहे थे। दुख इस बात का था कि वो मुझे इंसान नहीं, संसाधन समझ रहे थे। उसी रात मेरे दिमाग में पहली बार वो ख्याल साफ शक्ल में आया। कुछ हफ्ते पहले मैंने अखबार में एक ट्रस्ट के बारे में पढ़ा था। दिल्ली के बाहर एक संस्था थी जो अनाथ और आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर लड़कियों की पढ़ाई, रहने, किताबों और आगे की ट्रेनिंग का पूरा खर्च उठाती थी। मैंने उस समय बस खबर काट कर रख ली थी, आदत से मजबूर। अब वही कतरन मैंने फाइल से निकाली। नाम पढ़ते ही मेरे अंदर एक अजीब सी ठंडक उतरी। मुझे अचानक समझ आया कि मेरे परिवार ने एक बात सही कही थी। पैसा सच में शिक्षा पर लगना चाहिए, बस शिक्षा वहां जहां उसकी कीमत समझी जाए। अगले दिन मैं उस संस्था के ऑफिस पहुंची। साधारण सा दफ्तर था। कोई दिखावा नहीं, कोई एसी वाला चमकता कॉन्फ्रेंस रूम नहीं, कोई नकली अंग्रेजी नहीं। दीवार पर लड़कियों की तस्वीरें थीं। किसी के हाथ में साइंस प्रोजेक्ट, कोई लाइब्रेरी में बैठी थी, कोई बोर्ड परीक्षा में टॉप करने पर मुस्कुरा रही थी। वहां की निदेशक ने मुझे बैठाया, बहुत सीधे ढंग से काम समझाया। कितनी बच्चियों की फीस, कितना हॉस्टल खर्च, कितनी किताबें, किस तरह दान का उपयोग होता है, सब साफ। मैंने इतने साल बैंक में यही चीज ढूंढी थी, पारदर्शिता। नाटक नहीं, डेटा। भावुक भाषण नहीं, साफ काम। मैंने उनसे पूछा, अगर कोई व्यक्ति एक मुश्त बड़ी राशि दे और चाहे कि उसका उपयोग लड़कियों की शिक्षा के लिए नाम सहित घोषित हो, तो? उन्होंने कहा, हो सकता है। हम चाहें तो एक छोटे से कार्यक्रम में सार्वजनिक धन्यवाद भी कर सकते हैं, ताकि और लोग भी प्रेरित हों। बस वहीं मेरा फैसला पूरा हो गया। मैंने रकम बताई, वही रकम जो मुझसे रोहित के लिए मांगी गई थी। निदेशक ने एक पल मुझे देखा। शायद उन्हें भी एहसास हुआ कि ये सिर्फ दान नहीं, कोई व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन उन्होंने कोई दखल नहीं दिया। यही पेशेवर लोग करते हैं। वे आपकी जेब नहीं, आपकी मंशा देखते हैं। घर लौटते हुए मैं असामान्य रूप से शांत थी। गुस्सा अब योजना बन चुका था। मैंने तय किया कि दान निजी तौर पर नहीं होगा, सार्वजनिक होगा। और सिर्फ मेरे नाम से नहीं होगा, परिवार के नाम से होगा। क्योंकि जो लोग क्या कहेंगे का जाप कर रहे थे, उन्हें मैं लोगों के सामने ही जवाब दूंगी। मैं उन्हें ये सुख भी नहीं देने वाली थी कि बाद में बंद कमरे में बैठकर मुझे कंजूस, जिद्दी या कटु साबित कर दें। नहीं, इस बार कहानी खुले में लिखी जाएगी। मैंने संस्था से अगले हफ्ते के एक छोटे कार्यक्रम की तारीख तय कर ली। फिर घर आकर सुनील को फोन किया। उसने पहली ही घंटी में उठा लिया। आवाज में बेचैनी और उम्मीद दोनों थीं। मैंने बहुत सामान्य लहजे में कहा, अगले शनिवार दोपहर का समय खाली रखना, एक जरूरी शिक्षा संबंधी कार्यक्रम है। तुम, पूनम और रोहित तीनों आना। परिवार के कुछ और लोगों को भी बुला लो। उधर से तुरंत हंसी आई। मतलब बाग बन गई? मैंने कहा, तुम बस समय पर पहुंचना। उसने दोबारा पूछा, दीदी कुछ कागज वगैरह साइन करने हैं क्या? मैंने कहा, जो जरूरी होगा वहीं हो जाएगा। फोन रखते ही मुझे लगभग सुनाई दे रहा था कि उनके घर में कैसी खुशी फैल रही होगी। पूनम शायद उसी शाम 2 लोगों को बता चुकी होगी कि दीदी मान गई। रोहित ने शायद दोस्तों को मैसेज कर दिया होगा कि फंडिंग सॉर्टेड है, और मुझे यही चाहिए था। आदमी को सबसे जोर का झटका वहीं लगता है जहां वो पहले ही अपनी जीत का झंडा गाड़ चुका हो। उस रात मैंने अपनी अलमारी खोली, फाइलें ठीक से रखीं, कार्यक्रम का निमंत्रण अलग रखा और आईने में खुद को देखा। चेहरा बिल्कुल सीधा था। कोई नाटक नहीं, कोई बदले वाली मुस्कान नहीं, सिर्फ एक सादा सा संतोष। अब खेल मेरे कोर्ट में था और इस बार नियम भी मैं ही लिखने वाली थी। शनिवार को मैं तय समय से 20 मिनट पहले पहुंच गई। पुरानी आदत है, बैंक की नौकरी ने सिखाया था
कि जिस काम में कागज, रकम और लोग तीनों शामिल हों, वहां देर से नहीं पहुंचना चाहिए। कार्यक्रम बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन सलीके से रखा गया था। सामने मंच पर एक साफ सा बैकड्रॉप लगा था, जिस पर लड़कियों की शिक्षा और आत्मनिर्भरता के बारे में लिखा था। कुछ कुर्सियां लगी थीं, बगल में चाय पानी की व्यवस्था थी, और सामने की पंक्ति में कुछ स्थानीय लोग, ट्रस्ट के सदस्य और 2-3 पत्रकार जैसे दिखने वाले लोग बैठे थे। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि यहाँ शोर कम था, काम ज्यादा। निदेशक ने मुझे अंदर के कमरे में बैठाया। कागज आखिरी बार दिखाए। रकम वही थी। उपयोग का विवरण साफ था। मैं हर लाइन पढ़ती रही, फिर साइन कर दिए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैडम, आपके जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। मैंने भी हल्की मुस्कान दी, पर सच ये था कि मैं महान बनने नहीं आई थी। मैं बस एक हिसाब बराबर करने आई थी। फर्क इतना था कि इस बार हिसाब किसी इंसान को गिराकर नहीं, किसी और को उठाकर बराबर होना था। करीब 10 मिनट बाद सुनील, पूनम और रोहित आ गए। दूर से ही उनके चेहरे पढ़े जा सकते थे। सुनील के चेहरे पर राहत थी, जैसे महीनों का बोझ उतर गया हो। पूनम ने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी थी, वही वाली जो वो सिर्फ तब निकालती थी जब उसे लगता था कि लोग उसे गौर से देखेंगे। रोहित ब्लेजर पहनकर आया था। ब्लेजर देखकर मुझे हंसी आई। लड़का ऐसा लग रहा था जैसे वीजा इंटरव्यू देकर सीधे यहाँ चला आया हो। पीछे पीछे रितु भाभी और 2-3 और रिश्तेदार भी आए। सबके चेहरों पर एक छुपी हुई उत्सुकता थी। उन्हें लग रहा था कि आज मैं परिवार की इज्जत बचाने जा रही हूं। मैंने सबको नमस्ते की, उतनी ही शांति से जितनी रोज करती हूं। पूनम मेरे पास आकर धीरे से बोली, दीदी, आपने तो जान ही निकाल दी थी। मैं तो समझी थी आप आखिरी वक्त पर मना कर देंगी। मैंने उसे देखकर सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा था ना, जो जरूरी होगा वहीं हो जाएगा। उसने मेरी बात अपने हिसाब से समझ ली और मुस्कुरा दी। रोहित ने भी झुककर कहा, थैंक यू बुआ, मैं आपको प्राउड फील करवाऊंगा। उस एक वाक्य में इतना खोखलापन था कि मैं चाहती तो वहीं जवाब दे देती, लेकिन मुझे जल्दी नहीं थी। कुछ जवाब माइक पर ही अच्छे लगते हैं। कार्यक्रम शुरू हुआ। पहले ट्रस्ट की तरफ से संस्था का छोटा सा परिचय दिया गया। उन्होंने बताया कि किस तरह कई लड़कियां ऐसे घरों से आती हैं जहां पढ़ाई सबसे पहले छूटती है। किसी के माता पिता नहीं हैं, किसी के हैं तो भी सहारा नहीं है, किसी की फीस रुक गई थी, किसी का स्कूल छूट चुका था। फिर उन्होंने बताया कि शिक्षा का मतलब सिर्फ किताब नहीं, बल्कि सुरक्षा, आत्मसम्मान और अपनी जिंदगी पर अपना अधिकार भी होता है। सामने बैठी कुछ लड़कियां ध्यान से सुन रही थीं। उनके चेहरे पर वो बनावटी विनम्रता नहीं थी जो मैंने अपने रिश्तेदारों में अक्सर देखी थी। वहां एक सीधी सी उम्मीद थी। फिर निदेशक ने मेरा नाम लिया। मैं मंच पर गई। पहले उन्होंने औपचारिक धन्यवाद दिया, फिर कहा कि आज की विशेष सहायता एक परिवार की ओर से है जो शिक्षा को सामाजिक जिम्मेदारी मानता है। मेरे पीछे लगी स्क्रीन पर ट्रस्ट की तरफ से तैयार स्लाइड आई और उसमें साफ लिखा था कि ये दान हमारे परिवार के नाम से दिया जा रहा है। सामने की पंक्ति में बैठे मेरे रिश्तेदार तनकर बैठ गए। पूनम की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसे अभी भी लग रहा था कि ये सब रोहित की विदेश पढ़ाई के लिए किसी सम्मानजनक घोषणा का हिस्सा है। फिर मुझे माइक दिया गया। मैंने पानी का एक घूंट लिया और बोली, नमस्कार, मैं नीता शर्मा। मैंने बैंक में पूरी नौकरी करते हुए एक बात बहुत अच्छे से सीखी है। पैसा कभी सिर्फ पैसा नहीं होता, उसके पीछे नियत होती है, प्राथमिकताएं होती हैं और इंसान का असली चरित्र भी छुपा होता है। पिछले कुछ दिनों में मेरे अपने परिवार ने मुझे बार बार एक बात याद दिलाई। उन्होंने कहा, शिक्षा के लिए पैसा देना चाहिए। उन्होंने कहा, परिवार की इज्जत भी उसी में है कि हम पढ़ाई के लिए पीछे न हटें। और सबसे ज्यादा उन्होंने कहा, लोग क्या कहेंगे। नीचे बैठे रिश्तेदार पूरी तसल्ली से सुन रहे थे। उन्हें अभी भी खतरे की गंध नहीं आई थी। मैंने आगे कहा, मैंने उनकी बात बहुत ध्यान से सुनी और फिर मैंने सोचा, सच में शिक्षा पर पैसा लगना चाहिए, लेकिन वहां जहां शिक्षा सिर्फ स्टेटस नहीं, जीवन बदलने का मौका हो। वहां जहां किसी को सिर्फ एक विदेशी शहर का नाम नहीं चाहिए, बल्कि सच में पढ़ने का अधिकार चाहिए।
इसलिए आज मैं वही रकम जो मुझसे एक निजी उद्देश्य के लिए मांगी गई थी, इस ट्रस्ट को दे रही हूं, ताकि उन लड़कियों की पढ़ाई में लगे जिनके पास मांगने के लिए भी कोई नहीं है। पहले 2 सेकंड बिल्कुल सन्नाटा रहा, फिर जैसे कमरे की हवा ही बदल गई। पूनम का चेहरा ऐसे गिरा जैसे किसी ने नीचे से कुर्सी खींच ली हो। सुनील मुझे घूरने लगा, लेकिन उस घूरने में गुस्से से ज्यादा डर था। रोहित का चेहरा एकदम खाली हो गया। शायद पहली बार उसे समझ आया कि जो वो अपना हक समझ रहा था, वो कभी उसका था ही नहीं। मैंने माइक पर ही बात पूरी की। ये दान मैं अपने परिवार के नाम से इसलिए दे रही हूं क्योंकि उन्होंने मुझे याद दिलाया कि इज्जत बचानी चाहिए। मैं भी यही मानती हूं। फर्क बस इतना है कि मेरी नज़र में इज्जत दिखावे से नहीं, सही जगह खड़े होने से बनती है। अगर हमारे नाम से किसी एक भी लड़की की पढ़ाई पूरी होती है, तो मुझे लगेगा कि परिवार का नाम सच में सम्मान के साथ जुड़ा। सामने बैठे कुछ लोग ताली बजाने लगे, फिर ताली बढ़ी। ट्रस्ट के सदस्य खड़े हो गए। पत्रकार जैसे दिखने वाले 2 लोगों ने तुरंत नोटबुक उठाई। अब पूनम कुछ बोल भी नहीं सकती थी। अगर बोलती तो उसे सबके सामने ये कहना पड़ता कि हमारे लड़के की लंदन की पढ़ाई ज्यादा जरूरी थी इन लड़कियों की पढ़ाई से। और इतना खुला स्वार्थ हर कोई नहीं दिखा पाता। सुनील की गर्दन झुक गई। ऋतु भाभी का चेहरा ऐसा था जैसे उन्हें पहली बार समझ आया हो कि हर जगह फुसफुसाहट काम नहीं आती। कार्यक्रम के बाद चेक की औपचारिक तस्वीरें ली गईं। मैं जानबूझकर बिल्कुल शांत खड़ी रही। न चेहरे पर जीत, न ताना, बस सामान्य गरिमा। यही चीज सबसे ज्यादा जलाती है। सामने वाला लड़ाई चाहता है और आप उसे सिर्फ सच देकर निकल जाते हो। रोहित मेरे पास आया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन अंदर से उबल रही थी। बुआ, आपने मेरे साथ ये किया? मैंने कहा नहीं, मैंने अपने पैसों के साथ वही किया जो मुझे सही लगा। वो बोला, आप चाहती तो मेरी लाइफ सेट हो सकती थी। मैंने सीधा जवाब दिया, जो लाइफ दूसरों की एफडी पर सेट होती है वो पहली हवा में हिल जाती है। सुनील ने मुझे कोने में ले जाकर कहा, दीदी, ये बात घर में भी हो सकती थी। इतनी बेइज्जती की क्या जरूरत थी? मैंने उसे पहली बार बिना नरमी के देखा। बेइज्जती मैंने नहीं की सुनील, तुम लोगों ने की थी, जब तुम सब ने मिलकर मेरी मेहनत को अपनी जरूरत का बैकअप समझ लिया था। जब तुमने ये मान लिया था कि मेरे पास बच्चे नहीं हैं, इसलिए मेरी जमा पूंजी तुम्हारे बेटे के सपनों की सीढ़ी है। जब तुमने मुझे समझाने की जगह मुझे शर्मिंदा करना शुरू किया। बस फर्क इतना है कि तुम्हारी बातें ड्राइंग रूम में हुई थीं और मेरा जवाब मंच पर हुआ। पूनम वहीं आ गई। आंखें लाल थीं, पर आंसू नहीं निकले। लोग हंसेंगे हम पर। मैं पलटी और बहुत धीरे से बोली, नहीं, लोग याद रखेंगे कि तुम्हारे परिवार के नाम से लड़कियों की पढ़ाई शुरू हुई। हंसी तुम्हें इस बात पर आएगी कि तुम्हें अब भी फर्क सिर्फ लोगों की राय से है, सही गलत से नहीं। उसने होंठ भींच लिए। जवाब नहीं था उसके पास। घर लौटते समय मेरा फोन लगातार बजता रहा। किसी रिश्तेदार ने कहा, दीदी आप थोड़ा ज्यादा कर दें। किसी ने फुसफुसाकर कहा, सच तो आपने ठीक किया। एक ने तो यहां तक कहा, आपने दिल जीत लिया। मुझे इनमें से किसी बात में दिलचस्पी नहीं थी। मैं खिड़की के बाहर देखती रही। सड़क पर वही ट्रैफिक था, वही हॉर्न, वही धूल, लेकिन मेरे अंदर कुछ असामान्य रूप से साफ था। वर्षों बाद मुझे लगा कि मैंने अपने लिए फैसला लिया है, किसी को समझाने के लिए नहीं। अगले कुछ हफ्तों में घर की राजनीति ने आखिरी कोशिशें की। व्हाट्सएप पर ताने आए। एक मैसेज में लिखा था, उम्र के साथ इंसान को नरम होना चाहिए, पत्थर नहीं। मैंने जवाब ही नहीं दिया। फिर सुनील ने एक दिन फोन किया। आवाज इस बार धीमी थी। बोला, अब क्या करे लड़का? मैंने कहा, जो बाकी लोग करते हैं। पढ़ना है तो सस्ता और अच्छा विकल्प चुने, स्कॉलरशिप देखे, एजुकेशन लोन ठीक से लगाए, पार्ट टाइम करे, और सबसे पहले अपने सपने का खर्च खुद समझे। उसने पहली बार बहस नहीं की। शायद उसे भी अंदर ही अंदर पता था कि मैंने गलत नहीं किया, बस वो सच उसके पक्ष में नहीं था। कुछ दिनों बाद ट्रस्ट की तरफ से मुझे रिपोर्ट मिली। कितनी लड़कियों की फीस जमा हुई, किसके लिए किताबें खरीदी गईं, किस हॉस्टल की व्यवस्था सुधरी। एक फोटो भी थी जिसमें 3 लड़कियां नई यूनिफॉर्म में खड़ी थीं। मैं बहुत देर तक उस फोटो को देखती रही। मेरे मन में पहली बार उस रकम के लिए कोई कसत नहीं हुई।
उल्टा राहत हुई। अच्छा हुआ, वो पैसा वहां गया जहां उसे अधिकार नहीं। अवसर समझा गया। उस शाम मैंने अपनी अलमारी खोली, बाकी एफडी की फाइलें अपनी जगह रखीं, दान की रसीद अलग से एक पारदर्शी फोल्डर में लगाई और उसे उन्हीं कागजों के पास रख दिया। बहुत लोग सोचते हैं बदला लेने का मतलब सामने वाले को गिराना होता है, पर असली संतोष तब आता है जब आप किसी को उसकी औकात दिखाते हुए भी खुद छोटे नहीं होते। मैंने रोहित को भूखा नहीं छोड़ा था, मैंने बस उसे ये मानने से रोक दिया था कि मेरी मेहनत उसकी सुविधा है। और परिवार को भी पहली बार समझ आया कि लोग क्या कहेंगे एक हथियार है, पर हर हथियार हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलता। मैंने लाइट बंद की, कमरे से बाहर आई और उस रात महीनों बाद गहरी नींद सोई, क्योंकि इस बार मैंने सिर्फ पैसे नहीं बचाए थे, मैंने अपनी मर्यादा बचाई थी। और सच कहूं, वही सबसे महंगी चीज होती है। अगर आपको भी लगता है कि रिश्तेदारी के नाम पर सबसे ज्यादा लूटा वही जाता है जो सबसे चुप रहता है, तो इस कहानी को लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए कि नीता सही थी या नहीं, और ऐसे ही कच्ची, असली, चुपती हुई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।